नमस्कार। वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो पेशे से एक बैंकर हैं और जिनका नाम है मिस्टर इस्माइल शेख। मिस्टर इस्माइल शेख एक बैंक में ऑफिसर हैं जो भारत में सबसे बड़े बैंक हैं उसमें कार्यरत हैं। वो यूनियन के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी हैं और उन्होंने तकरीबन 10 किताबें डिफरेंट विषय पर लिखी हैं, अलग अलग विषयों पे 10 किताबें लिखी हैं। लेकिन आज हम इनकी एक किताब के बारे में चर्चा करेंगे और वो किताब का नाम है चेरिशिंग लव, ए की टू हैप्पी मैरिड लाइफ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चाहे आप किसी को डेट कर रहे हों या नवविवाहित हों और या बहुत सालों से साथ रह रहे हों, तो ये चर्चा आपको बहुत ही आपको काम में आएगी और जो मिस्टर शेख के जो अनुभव हैं उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकेंगे। तो इस्माइल जी, वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इस किताब को लिखने का आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से मिला। नमस्कार, आपको नमस्कार और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ एक हुनर होता है, कुछ न कुछ एक क्वालिटी होता है। डिस्पाइट मैं बैंक में करीब 2 डिकेड से मैं काम कर रहा हूँ, मैं यूनियन का एक एक्टिविस्ट भी हूँ। उसके बावजूद भी मैंने आज जो मंजिल हासिल किया है कि 10 किताब आपने जो बताया, ये सही है। 10 किताब मैंने लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट निश पे लिखा है। और जो इंस्पिरेशन है, क्योंकि ड्यूरिंग मेरा बैंकिंग कैरियर जो है इसमें मैं आई हैव कम अक्रॉस विद सो मेनी पीपुल्स। जैसे जैसे मतलब कस्टमर होते हैं, कोई लोग होते हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मैंने बहुत सारे लोगों के मतलब उनके संस्पर्श में आया हूं मैं। इससे मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है, क्योंकि मैं देखता हूँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यूनियन में भी हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ उसके साथ साथ। और हमेशा सोसाइटी में जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिला। तो मैं चलो सोचा कि चलो कुछ लिखते हैं। इससे मेरे राइटिंग से कुछ सोसाइटी में इम्पैक्ट होगा, कुछ लोगों को मदद मिलेगा। तो ये मेरा एक अपना नजरिया था, तरीका था, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को उसमें इम्पैक्ट डालने के लिए उनके लाइफ में। और आपने जो बोला कि चाहे आप डेट्स कर रहे हो या नए शादीशुदा हैं या आप कुछ सालों से शादी में हैं, तो हमेशा देखिए, ये एक कम्युनिकेशन जो होता है ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, इवन एक रिलेशनशिप हो, कोई भी काम में करिए, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। तो आजकल के जो डे टू डे लाइफ में जो मतलब एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमेशा हर इंसान बिजी रहता है, अपने अपने काम में बिजी रहता है। दे डोंट हैव एनी टाइम के अपने पार्टनर के साथ में टू स्पेंड सम टाइम, जो कि क्वालिटी टाइम होता है। नॉर्मली तो टाइम सब करते हैं, आप घर में बैठे, वो तो घर में ही रहे मतलब टाइम ही तो दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम जो होता है वो मोस्ट ऑफ द जगह पे लैकिंग रहता है। तो ये सब देखने के बाद में सोसाइटी में, तो मुझे इससे एक इंस्पिरेशन आया। देन आई हैड स्टार्टेड राइटिंग माय फर्स्ट बुक, चेरिशिंग लव, ए की टू हैप्पी मैरिड लाइफ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस्माइल जी, जैसा कि मैं मतलब कि जानता हूं कि एक बैंकर जो होता है उसका मैंने सुना है कि जाने का तो टाइम है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। तो इतने बिजी शेड्यूल में सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बिजी कि जब ऑफिसर 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहते हुए भी आपने 10 किताबें लिखी और 10 किताबें लिखने के बाद भी आपने मतलब कहते हैं कि पार्टनर को क्वालिटी टाइम दीजिए। तो इसके हमारे दर्शकों को थोड़े टिप्स दीजिए कि वो क्वालिटी टाइम कैसे दे सकते हैं इतनी बिजी लाइफ होते हुए भी। देखिए, ये सब कुछ अपने आप में डिपेंड करता है। अब ठीक आपने बताया कि हम लोगों का जो आने का तो टाइम होता है, लेकिन जाने के देर इज नो टाइम। उसके बाद हम लोग ट्रेड यूनियन में हैं, वो भी और अलग टाइम से हमको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफिसर्स, वो भी करना पड़ता है। ये अपने अंदर में आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट 24 आवर्स। सबके पास में 24 आवर्स ही होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास में 24 आवर्स, हम जैसे लोगों के पास में भी 24 आवर्स, बाकी लोगों के पास में भी 24 आवर्स होता है। लेकिन हम उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि देखिए फैमिली जो है वो आपका एक पार्ट है। यू कैनॉट ओवरलुक इट, बिकॉज उसके उनके साथ में आपको लाइफ लॉन्ग भी चलना है आपको।
तो ये बिजी शेड्यूल के अंदर में अगर आपके दिल में है कि यस आई कैन स्पेयर सम टाइम टू माय फैमिली, तो ये आपके लिए अपने को निकालना पड़ता है। टाइम किसी के पास नहीं होता है, लेकिन टाइम आपको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। मैंने कुछ कई साल के पहले एक कहीं पढ़ा था मैंने कि ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में, इसके ऊपर में भी मेरा किताब है एक्चुअली। तो देखिए 24 घंटे में से हम नॉर्मली 8 घंटा हम सोते हैं, ये हमारा, और 8 घंटा हम काम करते हैं, 16 घंटा चला गया। जो एक किसी का भी लाइफ स्पैन होता है वो 70 आवर्स होता है, 70 ईयर्स होता है। उसमें अगर आप 8 घंटा सोने में दे दिए, ये 1/3 ऑफ योर लाइफ आप सोने में चला गया। आपको पता भी नहीं चलता है कि मेरा जो 1/3 ऑफ लाइफ मीन्स 23 ईयर्स आपका सोने में चला गया। और आपका 23 ईयर्स 1/3 ऑफ 8 आवर्स वो काम में चला गया। 8 आवर्स की जगह हम लोग 10 से 12 घंटा भी काम करते हैं, लेकिन इसी में ही मैनेज होता है। जो रेस्ट 8 आवर्स रहता है उसी में देखिए, यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड, टू योर हॉबी। ये सबको देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन करके। अगर आप नहीं देंगे तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ ना आपको लगेगा कि जैसे आप हैं बस पीछे कोई नहीं है, आपके साथ में भी कोई नहीं है। तो ये एक अपना अपना तरीका सोचना पड़ता है आपको करने के लिए, क्योंकि बिकॉज फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप उन्हीं को ही अगर आप पीछे छोड़ गए तो फिर जिंदगी में क्या रहा? आपको इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई तो नहीं है आपके साथ में एंजॉय करने के लिए। आप अकेले कहाँ तक एंजॉय करोगे? सो ये अपना अपना सोच होता है, तरीका होता है। आपको यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन टाइम टू स्पेयर फॉर योर फैमिली विथ ए क्वालिटी टाइम। नॉट ऐसे कि मैं ठीक है फैमिली को कहीं लेके चला गया लेकिन मैं बाद में कुछ उनके साथ में टाइम ही स्पेयर नहीं करा, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो उसमें कई बार जैसे ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे चलो बहुत सारा बिजी है, सैटरडे संडे तो कुछ खास टाइम, मतलब कि कैसे एक आधा टिप हमारे दर्शकों को कि क्या चीज वो ठीक है इसको डिवाइड करें, तो उस पीरियड को किस तरह से कि वो आपका पूरा का पूरा जो है कि फैमिली को भी ऐसे ना लगे कि जस्ट काम 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 ही है। क्योंकि मैं तो मेरे बहुत सारे बैंकर्स दोस्त हैं, तो वो मतलब कि कई बार जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन भी वो घर में बोर होते हैं। तो उस हिसाब से जो इतना काम करने के बाद वो घर में अगर बोर हो रहे हैं, जबकि घर में वो हफ्ते में 1 या 2 दिन रह रहे हैं, तो कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि जिस हिसाब से बैलेंस लाइफ में चले कि हाँ जी एक आधा कि हाँ ये यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकता है। हम्म। ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता है। हर एक मूवमेंट आप जो फैमिली के साथ में रहेंगे, यू कैन एंजॉय योर मूवमेंट। ये अपना तरीका, नजरिया होता है। ऐसा नहीं कि मुझे स्पेसिफिक रात को 8 से 9 टाइम देना है या सुबह 7 से 8 देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरी सिंगल मोमेंट यू आर स्पेंडिंग विथ योर फैमिली, अपने पार्टनर को लगे कि यस हम लोग एक जॉली मूड में है, ये हम लोग एक अच्छे हैप्पीनेस मूड में है, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा अगर आप उसको सेग्रीगेट करेंगे कि मुझे बस 5 से 6 लगना पड़ेगा, फैमिली के साथ में देना पड़ेगा, या ओनली संडे में इतना टाइम से इतना टाइम दूंगा, देन दैट बिकेम्स नॉट ए रिलेशनशिप, वो कमर्शियल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक मूवमेंट में, आप कोई भी मूवमेंट, आप जब भी, क्योंकि आप खाना खाते हो, घर में रहते हो, घर में आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर में 2-5 मिनट भी मिल सकता है, 10 मिनट भी मिल सकता है आपको करने के लिए। उस वो जो क्वालिटी टाइम होगा ना, दैट शोज योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ऐसा स्पेसिफिक कुछ करके आप कुछ कभी भी कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इस्माइल जी, जैसे कि हम ये देखते हैं कि एक शादी जब होता है तो उसमें एक लड़का हो या लड़की हो तो दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, दोनों की ग्रूमिंग अलग है, दोनों की पर्सनल चॉइसेस अलग हैं। तो इन सबको जो है उन दोनों में तालमेल, मतलब कि इनिशियल ईयर्स में जो है वो तालमेल 1 साल तक तो चलो हनीमून पीरियड ही होता है। तो वो जो तालमेल बिठाने के लिए मतलब क्या किया जाए कि दोनों की, क्योंकि कई बार एक पार्टनर ने बोला कि ये ठीक है लेकिन दूसरे की ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि वो उसको ठीक नहीं नजर आ रहा। तो वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो आता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कल्चरल बैकग्राउंड और इन सब चीजों को कैसे रखा जाए कि वो तालमेल हमेशा बना रहे। देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल के जमाने में, एज ऑफ इंफॉर्मेशन में। हम हमेशा, जैसे जैसे आप बताए कि किसी का ग्रूमिंग किसी और एक एटमॉस्फेयर में हुआ, मतलब और जगह पे हुआ है, कन्फ्लिक्ट होता है। व्हेन अननोन पर्सन, शादी का मतलब क्या है? दो अननोन पर्सन
एक कंसेंसस होने के बाद में दे म्यूचुअली एग्रीड टू स्टे टुगेदर फॉर एवर। यही होता है ना शादी, और क्या। बस इसमें अगर कंफ्लिक्ट का और क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि वी हैव एग्रीड, हम एग्री हुए कि म्यूचुअली वी कैन स्टे, वी विल स्टे फॉर टुगेदर। इसमें कोई भी ऐसा मुद्दा आएगा, दोनों को कम फॉरवर्ड आना पड़ेगा। दे कैन कम टू ए कंसेंसस। कोई भी चीज में कंफ्लिक्ट फिर बाद में नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोई चीज का लाइकिंग है और उसी को, किसी और को उस चीज से डिसलाइकिंग भी है। लेकिन दोनों पार्टनर का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो इसको अच्छा नहीं लग रहा है बल्कि मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई कई जगह पे दोनों पार्टनर से एक वेजिटेरियन होता है और एक नॉन वेजिटेरियन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, दैट डजंट मीन दैट जो दूसरा जो खा रहा है उसको मैं क्यों एक ऑब्स्टेकल बनूं। हमें ये भी उसका, देखिए उसको अपना चॉइस है, उसको खा रहा है नॉनवेज, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं खा रहा हूँ ना, वो लाके मुझे मेरे मेरे थाली में दे रहा है खाना। मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा अपने चॉइस से। पार्टनर का जो खाना है पार्टनर भी अपने चॉइस में खाएगा। तो ये एक कंसेंसस होना चाहिए, और दोनों म्यूचुअली अगर उसको, दोनों अपना रिस्पेक्ट करेंगे अपने अपने लाइकिंग को, डिसीज को, तो तभी जाके एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही नहीं होगा। हम, मतलब क्या क्या ये, इसमें एक और चीज आ जाता है जो कि मोस्ट वाइटल चीज है, ये है ईगो है। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी अपोजिट पार्टनर रहता है ना, उस पे हम एक ह्यूमिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ईगो को आप भूल जाइए। अगर रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप अपने ईगो को, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तभी देखिए एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनेगा, और जिसमें के दोनों को आगे चल के बहुत फायदा होगा, और एक दूसरे से भी, और हमेशा के लिए अट्रैक्टिव रहेंगे। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो इस्माइल जी, आपने ईगो की बात की तो मैं भी इस पे ही आना चाह रहा था, लेकिन उसमें ईगो, क्योंकि जब क्लैश जो होता है, डिफरेंसेस जो होते हैं, तो एक आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, डिफरेंसेस को आप जो है दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कीजिए। तो यस। वो रिस्पेक्ट अगर करेंगे तो तब तो डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर सपोज डिफरेंसेस आ भी जाते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट में ही किसी ने, हो सकता है कि मैंने अपने पार्टनर को आहत पहुंचाई हो, या कुछ ऐसी बात कही हो जो उसके दिल को बुरी लगी हो, या उसकी कोई बात मुझे बुरी लगी हो। तो उसमें क्या है कि एक डेडलॉक आ जाता है, कम्युनिकेशन में बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो जब दोनों पार्टनर जब इस तरह के मोड में हैं, तो वापस कम्युनिकेशन को लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस मोमेंट में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए कि वापस वो स्मूथ रिलेशनशिप आ जाए? क्योंकि उस मोमेंट पे जब हम हर्ट हैं, तो तब अपनी फीलिंग्स को भी कई बार बताना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे आप कहेंगे कि हैंडल करें? देखिए, पहला चीज है हमारा कम्युनिकेशन पार्ट। फॉर एनी रिलेशनशिप हमको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। नॉट ओनली कम्युनिकेटर का मतलब क्या है कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। ये आपको सुनना चाहिए अपने पार्टनर में, कि उसने क्या आपको बोला है, उसको आप सुनिए, आपको माइन्यूटली सुनिए आप। अगर आप कोई भी चीज को आप लिसन कर रहे हैं, प्रॉपरली लिसन कर रहे हैं ना, वहीं आपका 50 से 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी का कभी कोई ग्रीवांस होता है कोई भी पार्टनर का, तभी जाके वो किसी कहीं बोलता है। और ईगो को, इसके पहले मैंने बताया, जो आपको ईगो को साइड करना पड़ेगा। देखिए, जब आप, हम दोनों एक साथ में चलना पड़ेगा कि ईगो और यहाँ से कहाँ, यहाँ पर कहाँ आएगा, क्योंकि हमको ईगो को साइडलाइन करना पड़ेगा। और आप बताएं, कहीं कंफ्लिक्ट हो जाता है, कंफ्लिक्ट का होगा। आप देखिए, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स भी है, लेकिन उसको थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन, थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप उसको यू कैन ओवरकम ऑल्सो फॉर ए बेटर रिलेशनशिप। होगा हमेशा, आप अप्स एंड डाउन्स आपका लगा रहेगा लाइफ सारा, लेकिन उसके अंदर में भी अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट दो आदमी में आप हो रहा है, और अगर आप पार्टनर का ठीक से सही तरीके से आप सुन रहे हैं, उसका कोई भी ऑब्जेक्शन हो या कोई भी उसका ग्रीवांस हो, सुन रहे हैं, तभी जाके पार्टनर का ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर। चलो, मैंने कुछ बोला था, मेरा पार्टनर उसको ढंग से सुना है। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, आधा सुन के उसको रिप्लाई दे देंगे, क्या होगा? तो वहीं से कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है और कम्युनिकेशन में एक दरार आता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, बी ए गुड कम्युनिकेटर, बी ए गुड लिसनर। तभी जाके आपके अंदर में कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, इट कैन बी रिजॉल्व विद इन नो टाइम।
तो ये इस्माइल जी, जैसे आपने एनएलपी भी किया हुआ है, तो ये एनएलपी ने भी कुछ ऐसा है कि लोगों को ये करना चाहिए कि इसमें मैरिटल लाइफ के लिए है, या ये ओवरऑल है? तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। यस, जरूर। देखिए, एनएलपी हमारा जो है उसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो का मतलब हमारा ब्रेन होता है, और लिंग्विस्टिक का मतलब हमारा लैंग्वेज होता है, और उसका एक प्रोग्रामिंग होना चाहिए जो हमारे ब्रेन को किस टाइप का लैंग्वेज चाहिए। तो उसी ये रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे कैरियर में। हर चीज में एनएलपी का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास में हम कहीं से कोई चीज अगर सुनते हैं, वो सब्सिक्वेंटली हमारा क्या होता है, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ डिस्टॉर्ट करते हैं, और कुछ उसको हम जनरलाइज भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन का मैंने बताया इसके पार्ट में, इससे आपका एनएलपी में क्या होता है ना, आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है। क्योंकि मैंने कुछ सुना कहीं से, उसको मैंने कुछ डिलीट किया और कुछ डिस्टॉर्ट करवा दिया, मतलब मैं अपने तरीके से देख लिया, और किसी को मैंने जनरलाइज भी कर दिया। तो ये जब मेरे किसी से सुना हुआ चीज और मैं दूसरे को किसी को बोलता हूँ, तभी क्या होता है ना, वो फिल्टर हो जाता है। तो एनएलपी में आपका बहुत सारा चीज है, जैसे कि आपका अपने माइंड को स्टेबल कैसे रखें, हाउ टू ओवरकम योर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब होता है। माइंड स्टेबल कैसा रहेगा, और आपके कैरियर के लिए भी बहुत बड़ा एक हेल्पफुल होता है। इवन इफ रिलेशनशिप के लिए एनएलपी प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। एनएलपी जो है, तो यू कैन नो, जो मैंने बताया न्यूरो लिंग्विस्टिक, आपका कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए। प्रॉपर लैंग्वेज अगर होगा तो उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर होगा तो प्रॉपर रिलेशनशिप रहेगा। प्रॉपर रिलेशनशिप रहेगा, तभी जाके एक लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ बनेगा आपका। राइट, राइट। तो एनएलपी आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक ही पार्टनर करने से हो जाएगा, या दोनों को करना चाहिए? देखिए, अब तो ये डिपेंड करता है। अगर दोनों करें तो इससे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एक आदमी अगर करेगा, वो उसी लाइन में चलेगा, तो दूसरा पार्टनर उसके पास में बहुत सारा चीज पड़ा है उसके माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। तो उसके माइंड से उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम जो अपना ब्रेन को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास में दो तरीके का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हमारे कई सालों के पहले कुछ कोई चीज, अगर कोई घटना या दुर्घटना कुछ भी हुआ है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो जब वो जो मतलब इंसिडेंट हुआ था, इट वाज इवेंट नंबर 1। लेकिन आज उसी इवेंट का एक पार्ट हमारे पास में पड़ा है, दैट इज इवेंट 2, जिससे कि हमको डर लगता है, कहीं हमको डिस्ट्रेस स्ट्रेस में आ जाते हैं, कहीं हमको एंजाइटी हो जाता है। ये इवेंट 2, देखिए, आपका जो 10 साल के पहले कोई इंसिडेंट आपसे हुआ था, किसी ने आपको कुछ बोल दिया था, किसी ने आपसे कुछ मिसबिहेव किया था, वो टाइम तो अभी नहीं आ सकता। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ है, हमारे सबकॉन्शियस में है। और उसी सबकॉन्शियस से हम उसी माइंड को, हम सबको अपने नजरिए से देखते हैं। तो इट इज नॉट ये कि दोनों को करना, दोनों अगर एनएलपी कर लेंगे, तभी जाके दोनों का एक माइंड में बैलेंस आ जाएगा। और ये हर, नॉट ओनली योर रिलेशन, अपने कैरियर के लिए भी बहुत सारा इसमें काम आएगा, आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। इस्माइल जी, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक ये बताया कि इवेंट 1 जो है वो आपका हो सकता है कि 5 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, कई बार ऐसा भी है कि 20-30 साल पहले वाला इवेंट भी आज तक वो जो है ताजा बना हुआ है। तो उस इवेंट को, मतलब कहने के लिए कि मैं कहूँ कि डिलीट करने के लिए, या बिल्कुल उसका इम्पैक्ट आज की लाइफ में ना आए, तो इसके लिए कुछ क्या किया जा सकता है? देखिए, इसी के लिए ही तो एनएलपी करना चाहिए। क्योंकि जो अच्छा, इवेंट है, अच्छा, तीस ठीक है, तीस साल ठीक के पहले जो आपके पास इवेंट हुआ था, किसी ने आपको मान लो गाली दे दिया, और 30 साल के तक आपके दिमाग में वो पड़ा है, अरे इसने हमको गाली दिया। वो जो इवेंट है, इसी को दूर करना तो एनएलपी है ना। क्योंकि है। वो अच्छा, अच्छा। आप उसको दूर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप एनएलपी का टेक्निक नहीं लगाएंगे। देर आर मेनी टेक्निक्स इन एनएलपी। उसमें बहुत सारा टेक्निक्स भी है, आपको कैसा, मतलब उस टेक्निक से आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इवेंट है, उसको आप हटा सकते हैं। कुछ कुछ मैं आपको, मतलब जस्ट लिस्ट में बता भी सकता हूँ इसी में, अगर इफ यू कैन रिकमेंड।
जैसे हमारा नहीं नहीं, कुछ स्विच। जस्ट हमें एक आधी टिप, हाँ। जस्ट एक ही बता हमको, दीजिए कि उसको हाँ, डिलीट, एक टेक्निक उसमें आप शेयर कुछ कर सकते हैं। टीवी टेक्निक होता है, कुछ स्विच टेक्निक होता है, वाइपर टेक्निक होता है। ये सब टेक्निक होता है कि आपका कोई भी चीज अगर पड़ा है आपके पास में पुराना, और जैसे हम बोलते हैं गार्बेज, उसको हम बोलते हैं नॉर्मली गार्बेज बोलते हैं, तो उसको हटाने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स होता है। अगर एनएलपी में उस टेक्निक को 2 से 3 बार किया जाए कि 5 बार किया जाए, तभी आपका बैलेंस भी हो जाएगा। और आपका जो माइंड है वो नॉर्मली जो जितना भी गार्बेज है उसको आप हटा सकते हैं। यू कैन लीड ए वेरी गुड लाइफ, जो कि विच इज हेल्पफुल not only in your relationship but in all aspects of your life. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा इस्माइल जी, आपकी भी शादी को आई थिंक कि 20 से ज्यादा साल हो गए हैं। तो उसमें जो है, जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि 1 2 4 5 साल 10 साल बीतते जाते हैं, तो वो स्पार्क कम होता जाता है। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि उसको, स्पार्क को भी आज की डेट में भी अलाइव रखा हुआ है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है आज के लाइफ, आज के डेट में। लेकिन आपको भी उस टाइप का रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है, जिससे कि हमारे अंदर में एक बॉन्डिंग है, ये आगे भी चलता रहेगा ऐसे। क्योंकि ये फाउंडेशन जो गिरता है ना, ये एक जो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कोई भी मतलब 10 स्टोरेड बिल्डिंग बनाते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है तो बीच में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो फाउंडेशन रखा, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन रहा एक दूसरे से, दोनों को समझने का, दोनों के अंदर में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा, और एक दूसरे के अंदर में किसी को मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उससे सुनने का जो हमारे अंदर में जो एक ये था, मतलब पैशन था कि नहीं, पार्टनर कुछ बोल रहा है तो उसको सुने हम ठीक से। तो उससे हम दोनों में जो बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है, वो बॉन्डिंग अभी अभी भी चल रहा है। और ऊपर वाले की दुआ से आगे भी ऐसे ही अच्छा चलेगा ये। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी किताब में ना एक आपने ग्रोथ माइंडसेट की बात की है जी। कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो वो ग्रोथ माइंडसेट, पहली बात तो ये है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ग्रोथ माइंडसेट किस तरह अप्लाई करें, और कुछ एग्जांपल्स की किस तरह से उसको डेवलप किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, हर एक पार्टनर को उसके लाइफ में उसका एक उसको एक होता है, उसके लाइफ में एक एम्बिशन होता है कि मुझे भी कुछ करना है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कोई ऐसे बैठ के नहीं रहना चाहते। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपका पार्टनर में कोई एक जज्बा है, कुछ करने का एक मतलब सोच है, तो उसमें आपको भी हेल्प करना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अगर कोई एनी पार्टनर मतलब आइदर और, अगर दोनों के तरफ से दोनों को सपोर्ट मिलेगा, तो दोनों के अंदर में अच्छा ग्रोथ भी होगा, प्रोफेशनली भी होगा, पर्सनली भी होगा। तो अगर आप मान लो आपके पार्टनर को कुछ करना है, आप उसी जगह पे कोई एक ऑब्स्टेकल डालेंगे कि नहीं तुझे क्या करना है, आपको इसको करके फायदा क्या है, नहीं ऐसा नहीं करना है आप। अगर देखिए, हर एक इंसान का कुछ जज्बा होता है, कुछ करने का सोच होता है, अगर हम उसको करेंगे तो इसी को ही ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। दूसरे के इंटरेस्ट को आप उसको सपोर्ट देना, आप अगर सपोर्ट देंगे तो दोनों के अंदर में एक ग्रोथ माइंडसेट का एक अ, जो फीलिंग आएगा, और दोनों आगे चल के अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हैं प्रोफेशनली। और पर्सनली तो चलो खैर करेंगे आप, और क्या है, अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो पर्सनली भी करेंगे आप लोग। तो हर एक इंसान का जो भी उसका कोई भी अगर मान लो है करने का, उसको आप हेल्प करिए, दोनों दोनों की तरफ से एक एक्सटेंडेड हैंड बढ़ाइए, तो सपोर्ट दीजिए, तभी जाके एक ग्रोथ माइंडसेट होगा। ना कि उसको एक ऑब्स्टेकल बने, उसको आप रोकें कि नहीं आपको करना नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे बहुत नेगेटिविटी पैदा होता है और फैमिली रिलेशन में भी, और वो भी और भी नेगेटिव की तरफ जाता है। तो वो एक अच्छा मतलब खास गुड सिग्नल नहीं होता है रिलेशनशिप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा इस्माइल जी, एक जो है जैसे कि अभी जॉइंट फैमिली जहाँ पे होती है, जहाँ पे दादा दादी नाना नानी होते हैं, तो बच्चों की ग्रूमिंग हो जाती है। लेकिन आजकल जो हमारे भारतवर्ष में अगर हम देखें, तो बहुत सारे जो हैं वर्किंग कपल्स हैं। और वर्किंग कपल्स होने के साथ साथ क्या है कि दोनों काम पे जा रहे हैं, और फिर जो पीछे जो बच्चे हैं वो क्रैश या बाकी कहीं ना कहीं वो उनको मतलब सोचना पड़ता है कि कहाँ रखा जाए। तो
ऐसे में बहुत सारे जो एक चैलेंजेस जो है थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। तो उनके लिए भी जो है ये स्पार्क मेंटेन रखना तो कहाँ तक संभव है, और उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो जॉइंट फैमिली में होते हैं नेचुरली उन बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, क्योंकि दादा दादी नाना नानी होते हैं, तो उनको जो फैमिली का वैल्यू होता है वो उनको मतलब मिल जाता है उससे। लेकिन जो लोग जैसे हमारा माइक्रो फैमिली मिनी फैमिली बताते हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को मतलब क्रेज में डाला जाता है या कोई हॉस्टल में डाला जाता है, लेकिन इसी जगह पे जो पेरेंटिंग का रोल एक बहुत बढ़ जाता है कि आपको बच्चों के साथ में भी कुछ टाइम देना पड़ेगा और जो फैमिली वैल्यू है उसको भी सिखाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, बच्चों में आपका देखिए जो लिगासी चलता है वो चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे फैमिली के बारे में नहीं जानेंगे तो पेरेंट्स कौन है और अपने रिश्तेदार कौन है नहीं जानेंगे, तो फिर तो आगे चल के वो तो और भी मिनी हो जाएंगे, माइक्रो तो नहीं मिनी हो जाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स, भले उनको क्रेज में रखा जाए। और जिस जब भी संडे या हॉलीडेज होता है तो उनके साथ में दे हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, दे शुड टीच देम देयर फैमिली वैल्यूज। ऐसा अगर करेंगे तो वो बच्चे कुछ हद तक अपना जो फैमिली वैल्यू समझ पाएंगे और वो एक अच्छा लाइफ भी मेंटेन कर सकते राइट, राइट। तो हैं। अच्छा, आपने एक किताब जो आपने लिखी उसमें टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, उसके बारे में भी थोड़ा लिखा है कि अगर सपोज सिचुएशन ऐसी ना हो तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कब कब किस समय लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्या दोनों को लेनी चाहिए? कई बार एक पार्टनर कहता है कि हम किसी काउंसलिंग की ले लेते हैं, तो दूसरा पार्टनर कहता है कि मेरे में थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत तो आप में है, आप जाओ प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन को थोड़ा गाइड करेंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ऐसे में कुछ कुछ लोग भी आते हैं मेरे से भी पर्सनल मतलब गाइडेंस के लिए भी आते हैं। तो कभी उनकी वाइफ लेकर आती हैं, चलिए मेरे हस्बैंड को थोड़ा देखिए कि इनके में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो फिर मैं जब उनसे बात करता हूँ, मतलब उनको तो हम बाद में देंगे, पहले आपको हम देंगे, उसके बाद फिर उनको देंगे आप। ऐसे हस्बैंड भी आते हैं, वो बोलते हैं अरे मेरी वाइफ को ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, और उनसे जब हम 15 से 20 मिनट बात करते हैं, क्योंकि ये एनएलपी के टेक्निक के थ्रू में हमको भी पता लगता है कि प्रॉब्लम जो मतलब हस्बैंड बता रहे हैं वाइफ के अंदर में है, ये एक्चुअली हस्बैंड में ही प्रॉब्लम है। तो हम ये भी गाइड करते हैं कि आइदर दोनों बैठिए, नहीं तो आप पहले लीजिए, बाद में फिर हम उनको देंगे, क्योंकि देखिए हमेशा होता है, लैकिंग होगा, आपको कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प का जरूरी है। आप देखिए इतने सारे डॉक्टर्स हैं, अगर हम किसी में प्रॉब्लम कुछ नहीं होता तो ये मेडिकल प्रोफेशन बंद हो जाता, तो डॉक्टर्स ही नहीं चलते। तो लाइफ में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, और हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, तो ये तो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए कुछ प्रोफेशनल गाइडेंस जो कि ट्रेंड है, जो लोग ट्रेंड है, प्रोफेशनली ट्रेंड है, दे कैन गाइड यू प्रॉपरली। उससे क्या होगा ना, दोनों में जैसे मतलब अच्छा एक बॉन्डिंग भी आ जाएगा, और दोनों कैन बी गाइडेड प्रॉपरली। ये लेना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प। जैसे हम जैसे लोग एनएलपी देते हैं, तो हम तो नॉर्मली देते हैं लोगों को ऐसे, एनएलपी के थ्रू में हम आपका भी जो भी प्रॉब्लम है हम सुनेंगे, फिर उसमें हम उसको आपको सोल्यूशन देंगे। होता है, रहता है, ये सब हम करते हैं इसको। लेकिन कुछ ऐसा पैरामीटर भी है कि कब कपल्स को डिसाइड करना चाहिए कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? नहीं, ऐसा पैरामीटर मतलब देखिए, वो अगर डे टू डे में आप ऑब्जर्व करते हैं कि चलो मेरे हस्बैंड में कोई एक रवैया बदल रहा है, कि कोई एटीट्यूड गलत हो रहा है या कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आफ्टर ऑब्जर्विंग सम टाइम देन दे कैन सीक फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। अदरवाइज तो राइट। अगर सब सही चलेगा तो ठीक है, सब सही चलना चाहिए, कायदे से तो सब चलना चाहिए ठीक। होता है बाकी जो बाहर का जो चीज रहता है उससे कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, तो डिस्ट्रैक्ट होने में तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तभी कोई आइदर पार्टनर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अरे ये कल तक तो मेरे साथ में अच्छे थे, सडनली इनको क्या हो गया 15 दिन से कि 1 महीने से इनको ये हो रहा है, तभी दे कैन गो फॉर ए प्रोफेशनल हेल्प। राइट, राइट। तो इस्माइल जी, एक और बहुत बड़ा जो इशू रहता है बेसिकली वो रहता है फॉरगिवनेस का। तो जैसे हमने भी बहुत सारी किताबों में है, आपने भी पढ़ा होगा एक्सपीरियंस से, बहुत सारी चीजें हैं कि आपने देखा होगा कि
बताया जाए कि हाँ फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये हस्बैंड एंड वाइफ में जब ये फॉरगिवनेस की बात आती है, तो वो फॉरगिवनेस, पहली बात तो क्या कहा जाए फॉरगिवनेस में। और कई बार फॉरगिवनेस के बारे में आदमी माफी मांग भी रहा है, तो तब भी वो जो है क्लैश बढ़ रहा है। तो इसमें दो इश्यूज आते हैं। पहला ये कि पहली बात तो ये आती है कि इनिशिएट कौन करे माफी मांगना, ठीक है। और दूसरा ये इनिशिएट भी करे तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर वो और बढ़ रहा है तो वो माफी मांगना बेकार जाता है। तो इस सिचुएशन को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले इसी एपिसोड में भी बोल चुका हूं कि ईगो, आपने बताया ना कि कौन पहले आएगा, तो आप पहला चीज है आपको ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा चीज है माफी। हमेशा फॉरगिवनेस जो होता है ना, आपको उस दरिया दिली रखना पड़ेगा। क्योंकि फॉरगिवनेस एक ऐसा चीज है, वो कोई भी आ सकता है, किसी से अगर गलती हो गया है, अगर वो एडमिट करता है कि मैं उसमें गलती कर दिया, हो गया है मुझसे, तो ये दोनों को कंसेंससली आपको सोचना पड़ेगा कि चलो खैर मेरे पार्टनर से गलती हो गई है, और उसने उसको कबूल भी कर लिया और उसको मान भी लिया, सरेंडर कर दिया उसका। दूसरा चीज है, हम हमेशा अपना सोचते हैं, हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने फोन किया मेरी वाइफ को, उन्होंने फोन उठाया नहीं, तो सडनली आई बिकेम पैनिक। आपको उस टाइम में सोचना पड़ेगा कि उसका उस टाइम में सिचुएशन क्या था, कौन से स्टेट ऑफ माइंड में वो थे, कि क्यों उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। लेकिन मैं यहाँ दूर में बैठा हुआ इंसान, मैं क्या सोचा, कह रहे इनका तो यही हालत है, मैं जब भी फोन करना चाहिए नहीं उठाते हैं। तो आपको हमेशा दूसरों के एंगल से देखना पड़ेगा। इफ यू कैन पुट यू इन अदर शूज ना, तभी आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअली कहाँ हैं। क्योंकि मैं जहां हूं, मैं वहां से कुछ बोल दिया कि कुछ कर दिया, जिस आदमी को मैं बोल रहा हूँ वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में है, कौन सा सिचुएशन में है, उस टाइम में जो प्रेजेंट उसका सिचुएशन था वो क्या था, वो क्यों फोन नहीं मेरा पिक किया। तो ये सब को आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने फोन नहीं उठाया वो लाइफ लॉन्ग के लिए खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो फॉरगिवनेस इसी को बोला जाता है कि आप ठीक है, आपको भी सोचना पड़ेगा। कह रहे चलो खैर कुछ प्रॉब्लम होगा, कि कोई काम में बिजी हो गए होंगे, कि कोई किचन में कोई काम कर रहे होंगे, कि कहीं अगर जॉब में है कि ऑफिस में कहीं कुछ मीटिंग में होंगे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर एक गलती हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग रहा, इसी को तो लोग लेके बैठे रहते हैं लाइफ लॉन्ग अपने माइंड में डाल के। और इसी से सब डिस्ट्रैक्शन इनको स्टार्ट होता है, एंजाइटी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और फिर तो इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो यू हैव टू फॉरगो ऑल दिस थिंग्स। बहुत बढ़िया इस्माइल जी। बहुत डिस्कशन करते करते हमें पता ही नहीं चला कि वो घड़ी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, और हमारी लिमिटेशंस हैं अभी भी बहुत सारे। हम तो चाहते हैं कि ये वाला इंटरेक्शन बिल्कुल जारी रहे, लेकिन समय की हमारी सीमाएं हैं। तो एनी लास्ट मिनट आप कुछ टिप देना चाहेंगे हस्बैंड वाइफ को? यस, जरूर देना चाहेंगे। आपके चैनल के थ्रू से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एनी रिलेशनशिप ये एक बहुत अच्छा हसीन सा चीज होता है, और इसको ऐसा बनाइए ये और भी हसीन सा होगा। एक दो चीज को अगर आप उसको ओवरलुक कर देंगे, जैसे आपका ईगो को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और फॉरगिवनेस का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इससे नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ में रिलेशन होगा, इसमें आपके जो बच्चे हैं ना उनमें भी एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा। जो फैमिली है वो फैमिली की तरह लगेगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, आपको फॉरगिवनेस को अडॉप्ट करना चाहिए, और ईगो को सरेंडर करना चाहिए। ये जो दो तीन चीज मुद्दा होता है जो कि दे प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। और बीच में भी मैंने बताया जो ग्रोथ माइंडसेट के लिए, और एक दूसरे के प्रोफेशन हो या पर्सनल, इसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा कि प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए उनके लिए। तो ये दोनों दोनों को सपोर्टिंग, अगर सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, तभी जाके एक अच्छा लाइफ बनता है। और मेरा भी इसी के मतलब इसमें मैं आप दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि मेरे पास मेरा और भी कुछ किताब है, जैसे मैंने पेरेंटिंग के ऊपर भी लिखा है, फ्रॉम डायपर टू डिप्लोमा। और एक है मिराकल मॉम द रेजिलिएंट किड हॉलिस्टिक जर्नी ऑफ पेरेंटिंग। मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी किताब लिखा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी लिखा है। मेरा अभी एक किताब आया 10 सीज ऑफ सक्सेस, वो अमेजन का नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक भी हुआ। तो ये सारा अपने में लाइफ एक्सपीरियंस से मैं लिखा हूँ, लोगों को शायद
मुझे आशा करता हूँ कि लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप उसमें पढ़ेंगे। और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और नया स्किल आप डेवलप करते रहिए। ये लाइफ का एक फंडा होना चाहिए। तभी जाके आप लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। और अपने फैमिली के अंदर में एक अच्छा बॉन्डिंग रखिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू में आप हस्बैंड वाइफ और बच्चों के अंदर में एक प्रॉपर रिलेशन बिल्टअप कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफ भी लीड कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया इस्माइल जी। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जितनी भी जो है अभी चेरिशिंग लव ए की टू हैप्पी मैरिड लाइफ, ये वाली किताब में तो और बहुत सारी टिप्स हैं जो हमारे पास अभी समय की सीमा थी कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस किताब को तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन बाकी जो इस्माइल जी की किताबें हैं तो वो भी पढ़ें, जैसे कि पेरेंटिंग पे है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है, 10 C's ऑफ सक्सेस है। तो इस तरह, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक किताब, क्योंकि एक जो व्यक्ति जब किताब लिखता है तो वो अपने 10 15 20 साल के एक्सपीरियंसेस उसमें डाल देता है। तो हम लोग जो है जस्ट 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो पूरी किताब पढ़ के हम जो है उसके 15 20 साल के एक्सपीरियंसेस को ले लेते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इस्माइल जी की किताबें मैक्सिमम पढ़ें। और इस्माइल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आने के लिए। और आई एम श्योर कि वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के थ्रू आपने मुझे तो इंस्पायर किया ही है, क्योंकि आई गेट इंस्पायर्ड कि आपने जो है एक नहीं बल्कि 10 चीजें लिखी हैं। और खास तौर मेरी बैकग्राउंड भी बैंकिंग की रही है और 31 ईयर्स आई हैव वर्कड एज एन ऑफिसर इन ए बैंक। तो मैं जानता हूं कि बैंकिंग में कितने चैलेंजेस होते हैं। तो वो चैलेंजेस को भी आपने जो है ओवरकम करके, अगर इफ यू कैन राइट 10 बुक्स एंड यू कैन हैव ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, तो आई एम श्योर दैट एनी वन कैन डू इट। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कि उस जगह हमें थोड़ा सा फोकस देना है, और उस फोकस देंगे तो डेफिनेटली हमारे जो है आपसी संबंध जो है बेहतर और बेहतर और बेहतर होते रहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस्माइल जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।